कहानी के शुरुआत में हमें 3 एडवेंचर लवर यंग लड़के लड़कियां देखने को मिलते हैं जो बीच समंदर में जेट स्की चलाकर मजे कर रहे होते हैं। चारों तरफ नीला पानी और खुला आसमान, और इन सब के बीच ये तीनों बिना किसी डर के फुल स्पीड में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में तो ये सब उनके लिए काफी रोमांचक और थ्रिलिंग लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें ये सब उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। उन्हें लगता है कि अगर कुछ और ज्यादा डेंजरस किया जाए तो शायद असली मजा आएगा, और बस इसी सोच के साथ वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेट स्की को गहरे समंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मदद के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। चारों तरफ बस दूर दूर तक फैला पानी ही पानी है। काफी देर बाद ठीक बीच समंदर में उन्हें एक अजीब सी जगह दिखाई देती है। वो जगह नॉर्मल समंदर से थोड़ी अलग लग रही होती है। दरअसल ये एक एटोल लेगून होता है। ये जगह आमतौर पर काफी शांत रहती है, लेकिन हाई टाइड यानी जवार के वक्त कुछ देर के लिए ये मेन समंदर से जुड़ जाती है। उस जगह को देखते ही उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिखने लगती है। उन्हें लगता है कि फन करने के लिए उन्हें एकदम परफेक्ट स्पॉट मिल गया है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उनका यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। एकदम चुपचाप और बिना किसी वार्निंग के एक भयानक खतरा उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। शिया ज़यादा कुछ सोचे बिना दोबारा पानी में उतर जाता है और जेट स्की की तरफ तैरना शुरू कर देता है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, और उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। वो तेजी से तैरकर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो जैसे ही फ्लोटिंग पैड के पास पहुंचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, अचानक पानी के नीचे से कोई अदृश्य ताकत उसे जोर से नीचे खींच लेती है। बस 1 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। ऊपर मौजूद दोनों लड़कियां इस एक्सीडेंट को ठीक से समझ पाती उससे पहले ही वो देखती हैं कि उनके सामने का पानी तेजी से लाल होने लगा है। वो पानी के नीचे मौजूद उस चीज को देख तो नहीं पाती, लेकिन उन्हें इतना श्योर हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। एना के दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है। वो समझ जाती है कि अगर वो अभी इसी वक्त यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेंगी तो उनका अंजाम भी रेगो जैसा ही होगा। वो तुरंत डिसीजन लेती है कि किसी भी तरह उन्हें पानी से जितना हो सके दूर रहना होगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर पानी से बाहर निकले एक बड़े पत्थर पर पड़ती है, और असल में यहीं से शुरू होती है उनकी असली सर्वाइवल फाइट। एना के दिल में जिंदा बचने की एक छोटी सी उम्मीद जागती है। वो तुरंत जूली को इशारा करके समझाती है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर उस पत्थर तक पहुंचना ही होगा। इसके बाद दोनों मिलकर बहुत संभल कर फ्लोटिंग पैड को उस पत्थर की तरफ बढ़ाने लगती हैं। अब वो अपना हर एक मूवमेंट बहुत सावधानी से कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जरा सी भी आवाज या हलचल उस अनजान खतरे को दोबारा उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। दोनों बहुत धीरे धीरे पानी के ऊपर से आगे बढ़ने लगती हैं। खौफ के मारे उनकी सांसें थमने लगती हैं और दिल तेजी से धड़कने लगता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ होता है, लेकिन उस खामोशी के बीच एक भयानक खौफ छुपा होता है। ठीक तभी अचानक दोनों लड़कियां एकदम स्टिल हो जाती हैं। उनके ठीक नीचे से विशाल आकार की कोई चीज बेहद खामोशी से गुजरती है। वो जैसे ही पानी के नीचे झांकती हैं, डर के मारे उनका खून जम जाता है। वो देखती हैं कि उनके ठीक नीचे लगभग 9 मीटर लंबी एक विशाल किलर व्हेल तैर रही है। वो व्हेल बिना किसी जल्दबाजी के बहुत आराम से उनके नीचे से गुजरती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो उन्हें ऑब्जर्व कर रही हो। उसके शरीर पर लगा ताजा खून साफ दिखाई दे रहा होता है, और वहां से गुजरते वक्त उस खून के छींटे उन लड़कियों के ऊपर भी आ गिरते हैं। अब दोनों के चेहरे पर सिर्फ डर नहीं बल्कि कंफर्म मौत का खौफ दिखने लगता है। वो अब 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहती। दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से पैड को पत्थर की तरफ धकेलने लगती हैं। इस बार वो सावधानी नहीं बल्कि जितनी हो सके उतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी तरह उस पत्थर तक पहुंच गईं तो शायद उनकी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पत्थर के बिल्कुल करीब पहुंचती हैं, तभी एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। अचानक उनका फ्लोटिंग पैड एक झटके के साथ रुक जाता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो पैड उलटा पीछे की तरफ खींचने लगता है। दोनों अपना सब कुछ लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। हाथों से जोर जोर से पानी को पीछे धकेलती हैं ताकि पैड आगे बढ़े। वो अपनी तरफ से पूरी जान लगा देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बहुत ही पावरफुल चीज उन्हें लगातार पीछे की तरफ खींच रही हो। धीरे धीरे वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। कुछ सेकंड बाद वो खिंचाव अचानक गायब हो जाता है और पैड फिर से पहले की तरह शांत हो जाता है। अब एना समझने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तभी उसकी नजर पैड के पिछले हिस्से पर पड़ती
है जहाँ एक रस्सी बंधी होती है। उसे ये समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती कि वही व्हेल इस रस्सी को पकड़कर उन्हें पीछे खींच रही थी। इसका मतलब साफ था कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि वो व्हेल जानबूझकर उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। एना तुरंत उस रस्सी को पानी से ऊपर उठा लेती है ताकि व्हेल दोबारा ऐसा ना कर सके। लेकिन अब एना के दिमाग में एक दूसरी बात घूमने लगती है। उसे याद आता है कि किलर व्हेल का दिमाग बहुत तेज होता है, लगभग 15 साल के किसी इंसान के बच्चे जितना, और वो व्हेल अब तक जिस तरह से बिहेव कर रही है उससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ शिकार नहीं कर रही बल्कि उनके साथ खेल रही है। ठीक तभी एना की नजर व्हेल की पीठ की तरफ जाती है और वो एक अजीब चीज नोटिस करती है। उस व्हेल की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं बल्कि थोड़ी मुड़ी हुई होती है। इसे देखते ही एना समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल जंगली व्हेल नहीं है। ये यकीनन काफी लंबे समय तक कहीं कैद में रही होगी, क्योंकि जिन व्हेल मछलियों को एक्वेरियम में रखा जाता है उन्हें खुलकर तैरने तक की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो मजबूरी में बार बार एक ही घेरे में घूमती रहती हैं। इसकी वजह से उनकी पीठ के एक हिस्से पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा शो के दौरान बार बार पानी से छलांग लगाने की वजह से भी उनकी बॉडी पर इसका असर पड़ता है। यानी बात बिल्कुल साफ थी कि ये व्हेल कभी इंसानों के बीच ही पली बड़ी है। लेकिन असली सवाल ये था कि वो अब इतनी भयानक और खूंखार कैसे बन गई। असल में ये व्हेल हाल ही में एक्वेरियम से आजाद की गई थी। लंबे समय तक कैद में रहने की वजह से उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी और एक्वेरियम के मैनेजमेंट को डर था कि शायद वो वहीं मर जाएगी या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए मजबूरी में उन्होंने उसे वापस खुले समंदर में छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने शायद एक बार भी नहीं सोचा था कि इतने सालों तक कैद में रहने के बाद अचानक खुले समंदर में आने पर वो कैसा रिएक्ट करेगी। एना के दिमाग में ये सारी बातें घूम रही होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्रूर सच तो ये है कि वो व्हेल उन्हें अपना दुश्मन मान चुकी है और अगर वो इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो वो एक एक करके उन सबको खत्म कर देगी। एना एक गहरी सांस लेती है, खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है और फिर जूली की तरफ देखती है। वो उसे समझाती है कि अब उनके जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, चाहे जो हो जाए उन्हें उस पत्थर तक पहुंचना ही होगा। वो लगातार जूली को हिम्मत देती रहती है ताकि एक्स्ट्रा डर की वजह से वो कोई उलटा पुल्टा डिसीजन ना ले ले। दोनों एक सही मौके का इंतजार करने लगती हैं। वो वेट करती हैं कि कब व्हेल उनके नीचे से हटेगी और उन्हें भागने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। लेकिन तभी जूली अचानक अपने अंदर हिम्मत जुटाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है, फिर भी वो एक बेहद खतरनाक फैसला ले लेती है। अगले ही पल वो किसी को कुछ बताए बिना सीधे पानी में छलांग लगा देती है। जूली की ये हरकत देखकर एना एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो खुद खौफ के मारे पेड़ पर ही जमी रहती है और जूली अकेली पत्थर की तरफ तैरना शुरू कर देती है। जूली के अचानक पानी में कूदने से पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा टेंशन से भर जाती है। एना अभी भी डर के मारे वहीं खड़ी रहती है, लेकिन जूली अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रिस्क नहीं लेती। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर की तरफ तैरती चली जाती है। इस जल्दबाजी और हड़बड़ी में उसके बैग से सामान गिरकर पानी में बिखरने लगता है, लेकिन जान बचाने की धुन में उस वक्त उसका ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं जाता। दूसरी तरफ एना की नजर अचानक पानी में तैरती एक जरूरी चीज पर पड़ती है। उसके हियरिंग एड की बैटरी पानी में बही जा रही थी। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, लेकिन ठीक तभी दूर से वो व्हेल दोबारा उनकी तरफ तेजी से आती हुई दिखाई देती है। डर के मारे एना फौरन बैटरी को छोड़ देती है और वापस पैड पर चढ़ जाती है। इस बार व्हेल सीधे एना पर अटैक नहीं करती, बल्कि उसका पूरा फोकस जूली पर होता है, जो पानी में बहुत तेजी से तैर रही थी। जूली अब पत्थर के काफी करीब पहुंच चुकी होती है। उसे भी पीछे से आते खतरे का एहसास हो जाता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से पत्थर के किनारे पर चढ़ने की कोशिश करती है। वो पत्थर काफी नुकीले और उबड़ खाबड़ होते हैं, जिससे रगड़ खाकर उसके हाथ पैर छिल जाते हैं। लेकिन जान बचाने की खातिर वो उस दर्द को नजरअंदाज करके जैसे तैसे ऊपर चढ़ जाती है। एना ये सब देखकर थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन वो खुद अभी भी उसी फ्लोटिंग पैड पर फंसी होती है। वो तुरंत अपना बैग उठाती है और जूली की तरफ फेंक देती है ताकि बेहद जरूरी सामान उसके पास पहुंच सके। लेकिन इस आपाधापी में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फ्लोटिंग पैड से जुड़ी वो रस्सी दोबारा पानी में गिर जाती है और दोनों में से किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता। पत्थर पर पहुंच चुकी जूली अब थोड़ा शांत होकर सोचना शुरू करती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हाथ में एक पत्थर उठाती है और कहती है कि वो व्हेल का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी ताकि एना को भी वहां तक आने का मौका मिल सके। एना बहुत ज्यादा डरी होने के बावजूद खुद को रेडी करने लगती है। वो अपने अंदर हिम्मत जुटाती है और खुद को समझाती है कि अब या तो जान बचानी है या फिर यहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही कूदने के लिए खुद को तैयार करती है, तभी उसके पीछे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है, मानो कोई भारी चीज घिसट रही हो। उसे
उसे अचानक कुछ याद आता है और वो घबरा कर पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि पानी में गिरी वो रस्सी एकदम सीधी और तनी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पानी के नीचे से किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। अगले ही पल फ्लोटिंग पैड बहुत तेजी से अपनी हवा छोड़ने लगता है और धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। अब एना के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, या तो वो वहीं बैठे बैठे डूब जाए या फिर पानी में कूदकर अपनी किस्मत आजमाए। आखिरकार वो हिम्मत करके पानी में छलांग लगा ही देती है। पानी में उतरते ही वो अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू कर देती है। उसके अंदर भयंकर खौफ चल रहा होता है, लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं है। हर एक सेकंड उसे ऐसा महसूस होता है मानो अभी नीचे से वो व्हेल आकर उसे दबोच लेगी, पर फिर भी वो नहीं रुकती। जी जान से कोशिश करने के बाद वो आखिरकार पत्थर तक पहुंच ही जाती है। ऊपर चढ़कर दोनों थकावट के मारे कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाती है। वो थकी हुई हैं, डरी हुई हैं, लेकिन कम से कम जिंदा तो हैं। अब थोड़ा रिलीफ मिलने पर वो अपनी फिजिकल कंडीशन चेक करती हैं। जूली की जांघ बहुत बुरी तरह कट चुकी होती है, शायद नुकीले पत्थर पर चढ़ते वक्त ये जख्म हुआ था। एना तुरंत अपनी जैकेट उतारती है और पत्थर की मदद से उसे फाड़कर बैंडेज बना लेती है। वो आधा कपड़ा जूली के जख्म पर बांधती है और बाकी के आधे से अपने पैर की चोट को ढक लेती है, क्योंकि पानी में कूदते वक्त उसका पैर भी किसी नुकीली चीज से कट गया था। दोनों जैसे तैसे अपने जख्मों को संभालती हैं और कुछ देर बाद बैठकर पूरी सिचुएशन के बारे में सोचने लगती हैं। अब धीरे धीरे उन्हें पूरा मामला समझ में आने लगता है। वो अंदाजा लगाती हैं कि शायद वो व्हेल गलती से हाई टाइड के वक्त इस लैगून में आ गई थी और जब पानी का लेवल नीचे चला गया तो वो यहीं फंसकर रह गई। इसका मतलब ये जगह अब उसके लिए एक जेल बन चुकी है, बिल्कुल उसके पुराने एक्वेरियम की तरह। और शायद इसी कैदी वाली हालत की वजह से वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव और आक्रामक हो चुकी है। वो जिसे भी इस जेल में आते देखती है उसे अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देती है। ये बात समझ आते ही दोनों के चेहरों पर घोर निराशा साफ दिखने लगती है। अब उनके पास न तो कोई जेट स्की है, न भागने का कोई रास्ता और न ही किसी मदद की उम्मीद। उनके पास बस अब एक ही आस बची है कि काश कोई यहाँ से गुजरते वक्त उन्हें देख ले। एना जल्दी से बैग खोलकर बचा हुआ सामान चेक करती है, लेकिन उनके पास बस एक च्यूइंग गम और एक छोटा सा बॉक्स ही बचा था। बाकी सब कुछ पानी में खो चुका था। अब मजबूरी में दोनों उसी च्यूइंग गम को शेयर करके खाती हैं। शायद आज के लिए यही उनका इकलौता खाना है। इसी बीच जूली को एक प्लास्टिक का बैग मिलता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो उसमें हवा भरकर उसका मुंह मजबूती से बंद कर देती है। उसका प्लान ये होता है कि धूप की गर्मी से अंदर की नमी कंडेंस होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगी, जिससे कम से कम उन्हें थोड़ा सा पीने का पानी मिल सकेगा। हालांकि ये क्वांटिटी में बहुत ही कम होगा, लेकिन इस भयानक सिचुएशन में शायद यही उनकी जान बचाने में मदद करेगा। एना उसे कहती है, देखो तुम तो जीनियस हो, लेकिन जूली अच्छी तरह जानती है कि इस प्रोसेस के लिए उन्हें कम से कम 8 से 10 घंटे का वेट करना पड़ेगा। अब दोनों के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो पत्थर के ऊपर दुबक कर बैठ जाती हैं। वो अपनी बची कुची एनर्जी बचाने की कोशिश करती हैं और बस हेल्प के लिए वेट करने लगती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते शाम ढल जाती है। ठीक तभी अचानक उन्हें दूर से किसी जहाज की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक झटके में खड़ी हो जाती हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन वो जहाज उनसे बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। वो बस बेबस होकर उसे दूर जाते हुए देखती रहती हैं। जैसे ही जहाज आंखों से ओझल होता है, दोनों के अंदर की आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे दम तोड़ देती है। कुछ देर पहले जो आस जगी थी वो अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। एना और जूली दोनों चुपचाप बैठ जाती हैं और थकान व मायूसी के आगे पूरी तरह टूट जाती हैं। लेकिन तभी एना की नजर अचानक पानी में तैरती हुई किसी चीज पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो किसी इंसान का कटा हुआ हाथ है, जो लहरों के साथ बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। ये नजारा इतना खौफनाक होता है कि दोनों कुछ सेकंड के लिए सुन्न रह जाती हैं, लेकिन फिर उनकी नजर उस हाथ में बंधी एक टॉर्च पर पड़ती है। अब डर चाहे जितना भी लगे, उन्हें ये टॉर्च हासिल करनी ही होगी, क्योंकि ये टॉर्च रात के वक्त उनके लिए बहुत काम की चीज साबित हो सकती है। दोनों हिम्मत जुटाती हैं और एक दूसरे का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे पत्थर के किनारे तक पहुंचती हैं। उस मंजर को देखकर उन्हें उलटी आने जैसा फील होता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस कटे हुए हाथ से टॉर्च निकाल लेती हैं। अब कम से कम उनके पास एक ऐसी चीज आ चुकी थी जिससे रात में अगर कोई आसपास से गुजरे तो वो उसे सिग्नल दे सकती थी। धीरे धीरे रात बीतने लगती है, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता। थकान, डर और भूख, ये तीनों चीजें मिलकर उन्हें मेंटली और फिजिकली तोड़ने लगती हैं। आखिरकार जब वो लगभग हार मानने ही वाली होती हैं, तभी उन्हें उस प्लास्टिक बैग की याद आती है। वो देखती हैं कि उसके अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो चुकी हैं। दोनों बहुत सावधानी से उन
गर्म बूंदों को पीती हैं, जिससे उनके सूखे गले को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन ये पानी इतना कम होता है कि इससे उनकी प्यास और कमजोरी बस नाम मात्र के लिए ही कम हो पाती है। इसी बीच एना को एक और बात याद आती है कि कल उसने वहाँ कुछ सीप देखे थे जो शायद खाने के लायक हो सकते हैं। ये सोचकर वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला करती है। वो धीरे धीरे पानी में उतरती है और हर एक सेकंड उसके अंदर ये खौफ चल रहा होता है कि कहीं वो व्हेल दोबारा ना आ जाए। वो जल्दी जल्दी कुछ सीप उठाती है और वापस पत्थर पर चढ़ जाती है। इस आपाधापी में उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसे हल्की चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खाने का जुगाड़ करके ले आती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन सख्त सीपों को खोला कैसे जाए। उनके पास उन्हें खोलने के लिए कोई टूल तो था नहीं। एना कुछ देर सोचती है और फिर मजबूर होकर अपने बैग से वो छोटा बॉक्स निकालती है। जूली उसे देखते ही उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं था। दरअसल उसमें एना के एक्स बॉयफ्रेंड की अस्थियां रखी हुई थीं। यहीं से एना की जिंदगी का एक बेहद दर्दनाक सच हमारे सामने आता है। असल में एना पहले एक बहुत ही टैलेंटेड सेलो प्लेयर थी, लेकिन एक रात जब वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तब वहाँ एक डकैती हो जाती है। उस हादसे में उसके कान बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं और उसे ठीक से सुनाई देना बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड, जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, डकैतों की गोली लगने से वहीं मारा गया था। उनकी इस ट्रिप का एक मकसद ये भी था कि एना अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियों को समंदर में विसर्जित कर सके ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इस वक्त के हालात ऐसे थे कि इमोशंस से ज्यादा उनका जिंदा रहना जरूरी था। आखिरकार दोनों मिलकर उस बॉक्स के ढक्कन से सीप को तोड़ती हैं और जान बचाने की खातिर उसके अंदर का कच्चा मांस खा लेती हैं। इसका टेस्ट बहुत ही गंदा और बदबूदार था, पर सरवाइव करने के लिए ये बेहद जरूरी था। अब चूंकि बॉक्स वैसे भी खुल चुका था, इसलिए एना डिसाइड करती है कि वो यहीं अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियों को विसर्जित कर देगी। वो धीरे धीरे राख को पानी में बहा देती है और कुछ देर चुपचाप बैठकर उसे देखती रहती है। लेकिन ठीक तभी जूली के दिल में छुपा एक गहरा और काला सच बाहर आ जाता है। गिल्ट और पछतावे के मारे वो खुद को रोक नहीं पाती और पूरा सच एना के सामने उगल देती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले जो डकैती हुई थी वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो दरअसल जूली का ही बनाया हुआ एक प्लान था। एना ये सुनकर अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। जूली बताती है कि उस वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे पता चला था कि जिस रेस्टोरेंट में एना काम करती है वहाँ हर रात काफी कैश रहता है। इसी वजह से उसने अपने एक जानने वाले से वहाँ रॉबरी करवाई थी। लेकिन उस दिन एना ने अपनी शिफ्ट बदल ली थी, जिसकी वजह से वो खुद वहाँ मौजूद थी और इसी वजह से वो भयानक हादसा हो गया जिसने एना की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके बॉयफ्रेंड की जान ले ली। ये खौफनाक और कड़वा सच सुनकर एना पूरी तरह टूट जाती है। अब ना तो उसे जूली की कोई बात सुननी थी और ना ही उसकी कोई सफाई। वो नफरत से उससे दूर हट जाती है, यहाँ तक कि वो अपने कान से हियरिंग एड भी निकाल कर फेंक देती है। ऐसा लगता है मानो वो जूली के साथ अपना हर रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हो। लेकिन तल्ख हकीकत तो ये थी कि वो चाहकर भी इस वक्त कहीं जा नहीं सकती थी। वो दोनों अभी भी उसी पत्थर पर फंसी हुई थीं और उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। जूली को रियलाइज हो जाता है कि अगर उसने अब कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वो दोनों यहाँ भूख प्यास से तड़प कर मर जाएंगी। इसलिए वो एक बेहद खौफनाक फैसला लेती है। खुद को खतरे में डालकर ही सही, वो एना के भागने का एक रास्ता बनाएगी। उसका प्लान होता है कि वो तैरते हुए उस तरफ जाएगी जहाँ से वो स्टार्टिंग में इस लैगून में आई थी और ठीक उसी वक्त एना को मौका मिल जाएगा कि वो भी पानी में कूदकर सेफली किसी दूसरे पत्थर तक पहुंच सके। ये एक तरह से अपनी जान की बाजी लगाकर एना को बचाने की उसकी एक आखिरी और हताश कोशिश थी। धीरे से किसी को कुछ बताए बिना जूली पानी में उतर जाती है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ होता है। वो व्हेल कहीं ना कहीं घात लगाए बैठी थी। जूली के पानी में उतरते ही ऊपर से तो सब कुछ बहुत शांत दिखता है, लेकिन पानी के नीचे अंदर ही अंदर मौत का एक भयानक खेल शुरू हो चुका होता है। पानी की सतह पर अजीब सी खामोशी छाई होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तूफान आने से पहले की शांति होती है। जूली जानती है कि व्हेल आसपास ही कहीं है, बस सही मौके के इंतजार में है। दूसरी तरफ एना ने चूंकि अपना हियरिंग एड निकाल दिया था, इसलिए उसे आने वाले इस खतरे का जरा सा भी एहसास नहीं हो पाता कि कब जूली चुपचाप पत्थर छोड़कर दूर तैरने लगी है। एना जब पीछे मुड़कर देखती है और जूली को वहां नहीं पाती तो वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उसे वापस आने के लिए आवाजें देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूली अपना आखिरी फैसला ले चुकी थी। अचानक पानी के भीतर से एक खौफनाक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो सीधे इंसान का दिल दहला दे। जूली समझ जाती है कि व्हेल ने उसे देख लिया है और वो उसी की तरफ आ रही है। अब वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और बहुत तेजी से तैरना शुरू करती है। उसके तैरने के हर एक स्ट्रोक के साथ अब उसकी जिंदगी की उम्मीद जुड़ी होती है।
कुछ ही पलों में वो विशाल व्हेल पानी के नीचे से सामने आ जाती है और इस बार वो सीधे जूली के पीछे लग जाती है। एना ये सब देख लेती है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि जूली ने जानबूझकर अपनी जान दांव पर लगाई है ताकि एना को भागने का चांस मिल सके। अब एना के पास दोबारा सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना पानी में छलांग लगा देती है और अपोजिट डायरेक्शन में अपनी पूरी ताकत से तैरने लगती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो व्हेल जो जूली के पीछे पड़ी थी अचानक रुक जाती है। जैसे ही उसे पानी में एना की हलचल का एहसास होता है वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है और एना की तरफ बढ़ने लगती है। अब एना सीधे मौत के मुंह में आ जाती है। वो बुरी तरह घबराकर पास के ही एक दूसरे पत्थर की तरफ तैरती है और जैसे तैसे उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसका दिल इस कदर जोर जोर से धड़क रहा होता है मानो अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। उधर जूली अपनी जान की बाजी लगाकर लगातार तैरती रहती है और आखिरकार जैसे तैसे किनारे के पास पहुंच जाती है। जमीन पर पैर रखते ही एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो बच गई है और तभी ऐसा महसूस होता है मानो किस्मत भी उसका साथ दे रही हो। ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। दोनों के अंदर अचानक उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। जूली अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने लगती है, हाथ हिलाने लगती है और यहाँ तक कि रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देती है जो ऊपर से बिल्कुल साफ देखा जा सकता था। एना भी दूर पत्थर से अपने पूरे दम पर इशारे करने लगती है लेकिन वो हेलीकॉप्टर इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देता और धीरे धीरे दूर निकल जाता है। ये मोमेंट उन दोनों के लिए पूरी तरह से दिल तोड़ देने वाला था। जूली का सब्र अब जवाब दे जाता है। वो गुस्से और दर्द के मारे आसमान की तरफ देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। वो खुद पर ही गुस्सा निकाल रही होती है लेकिन इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के बीच वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है कि वो खतरे के बिल्कुल करीब पानी में ही खड़ी रहती है। अचानक पानी के नीचे से एक जोरदार झटका लगता है। जूली जमीन को पकड़ने की कोशिश करती है, अपने नाखूनों से रेत को खुरचने लगती है ताकि खुद को पानी में खींचने से रोक सके। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि शायद वो बच जाएगी लेकिन अगले ही पल वो व्हेल उसके पैर को जड़ से दबोचकर जोर से पानी के नीचे खींच लेती है। उसका पैर उसकी बॉडी से पूरी तरह अलग हो जाता है। इतने भयानक और जानलेवा जख्म के बाद जूली ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाती और कुछ ही देर में एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की वजह से वहीं दम तोड़ देती है। एना दूर से ये सब देखती है और अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। अब वो मौत के इस खेल में बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना कोई दोस्त बचा था और ना ही मदद की कोई उम्मीद। चारों तरफ बस मौत का खौफ पसरा हुआ था। वो जिस पत्थर पर बैठी थी वो किनारे के काफी करीब तो था लेकिन साइज में बहुत छोटा था। वो बहुत मुश्किल से खुद को उसके ऊपर बैलेंस करके रखती है और डर के मारे हिल तक नहीं पाती। और तभी सिचुएशन पहले से ही जितनी खराब थी आसमान भी अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाता है और बिजलियां कड़कने लगती हैं जिससे साफ लगता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है। चूंकि एना का हियरिंग एड अब पूरी तरह से बंद हो चुका था इसलिए उसे कानों से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। इस अचानक छाए सन्नाटे की वजह से उसका डर अब कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब एना ये भी समझ नहीं पाती कि खतरा कब और कहां से उसके ऊपर मंडराने लगेगा। डर के मारे वो टॉर्च जलाती है ताकि उसे थोड़ा सा हौसला मिल सके लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। कुछ ही देर में वो टॉर्च भी पूरी तरह बंद हो जाती है। अब उसे सचमुच ऐसा लगने लगता है मानो पूरी दुनिया ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। लेकिन तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। एना जल्दी जल्दी बारिश के पानी को इकट्ठा करके पीने लगती है। काफी समय बाद अपनी प्यास बुझाकर उसे असली राहत मिलती है लेकिन वो जैसे ही अपनी गर्दन घुमाती है उसकी नजर पानी पर पड़ती है। वो व्हेल दोबारा वहां आ चुकी होती है और इस बार वो एना के बिल्कुल करीब होती है। एना ध्यान से देखती है तो उसे व्हेल की आंख के पास एक लंबा सा निशान दिखाई देता है। वो अचानक ये फील कर पाती है कि शायद ये व्हेल बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ से गुजरी है जो सालों साल कैद में रही। एक पल के लिए एना के दिल में उसके प्रति थोड़ी हमदर्दी जागती है लेकिन वो जानती है कि आज या तो वो खुद बचेगी या फिर वो व्हेल। वो दूर जूली की लाश की तरफ देखती है और ठीक उसी पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है। अब वो डर कर हार मानने वाली नहीं थी। ठीक उसी समय आसमान में एक बहुत तेज बिजली कड़कती है और बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट होती है। एना समझ जाती है कि भागने का यही सबसे सही मौका है। वो ज्यादा सोचे बिना पत्थर से पानी में छलांग लगा देती है और अपनी पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरना शुरू कर देती है। हैरानी की बात ये होती है कि इस बार वो व्हेल उसे नहीं रोकती। असल में तूफान की वजह से पानी में इतनी ज्यादा आवाज और हलचल हो रही होती है कि व्हेल का इकोलोकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है और वो शिकार को ठीक से ट्रैक नहीं कर पाती। इस मौके का फायदा उठाकर एना जैसे तैसे किनारे पर पहुंच जाती है। वो थक कर चूर हो चुकी है लेकिन कम से कम जिंदा है। वो सबसे पहले जूली के लिए रेत पर एक छोटी सी कब्र बनाती है और फिर खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है कि जूली का फोन वाटरप्रूफ था और शायद वो जेट स्की के स्टोरेज बैग में रखा हुआ है। वो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी बार एक बड़ा रिस्क लेती है। वो दोबारा पानी में उतरती है और इस बार
बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है। वो उस बैग को ढूंढ निकालती है। उस बैग के अंदर फोन के साथ एक और चीज होती है, सेलो का एक छोटा सा पार्ट, जिसे जूली उसे गिफ्ट में देना चाहती थी ताकि एना अपनी पुरानी म्यूजिकल लाइफ दोबारा शुरू कर सके। लेकिन इस मोमेंट पर फोन सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो बाकी चीजों को छोड़ देती है और फोन से हेल्प बुलाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी पानी में दोबारा हलचल शुरू हो जाती है। तूफान अब खत्म हो चुका होता है, जिसका मतलब था कि वो व्हेल अब फिर से पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। एना समझ जाती है कि अब जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है सीधे आमने सामने की लड़ाई। वो पानी के नीचे जाती है, वहां डूबा हुआ वो नुकीला म्यूजिकल पार्ट उठाती है, और वो व्हेल जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, एना अपनी पूरी ताकत से सीधे उसकी आंख पर वार कर देती है। व्हेल की एक आंख पूरी तरह डैमेज हो जाती है, और ठीक उसी वक्त समंदर में हाई टाइड यानी ज्वार आने लगता है, जिससे वो लैगून एक बार फिर मेन समंदर से जुड़ जाता है। अब वो व्हेल बदला लेने के बजाय खुले समंदर की तरफ निकल जाती है, और एना आखिरकार बच जाती है। वो लाइफ जैकेट के सहारे पानी के ऊपर तैरते हुए मदद का इंतजार करने लगती है, और ठीक यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।